उपराष्ट्रपति को, है? उपराष्ट्रपति नहीं होगा तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को देगा। किसको देगा? उपराष्ट्रपति पद को कैसे देगा? अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र दे रहा है उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को, भारत का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो उसके बाद में जो वरिष्ठतम है उसको देगा। कौन कह रहा है? खाली नहीं रहे, मेन कारण ये है। तो जो जिसके प्रति जिम्मेदार है उसी को तो देगा। राष्ट्रपति पद पे नहीं होगा, उपराष्ट्रपति जाएगा उस पद पे। उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जाएगा। वो भी नहीं है तो उसके बाद में जो वरिष्ठ है वो जाएगा। अब जिसके पास जो जिम्मेदारी है, जो वहन कर रहा है, तो अपनी जिम्मेदारी किसी को तो सौंप के जाएगा। अब मैं ये कहूं, ठीक है? हाँ। अब अपन स्थलीय सीमाएं कर चुके हैं, आज अपन करेंगे जलीय सीमा। अब देखो, स्थलीय सीमा जब भी हम स्थल के ऊपर दूरी मापते हैं तो हम मापते हैं मीटर में या किलोमीटर में, ऐसे ही मापी जाती है। लेकिन जलीय क्षेत्र में अगर हम दूरी नापेंगे तो हम उसको मापेंगे नॉटिकल माइल्स में। जल में कभी किलोमीटर के हिसाब से जो है दूरी नहीं मापी जाती। किसमें मापी जाती है? नॉटिकल माइल्स में। नॉटिकल माइल्स का मतलब हो गया शायद 1.3 किलोमीटर या 1.6 किलोमीटर से कुछ होता है। एक नॉटिकल माइल बराबर 1.3 या 1.6 किलोमीटर होता है। देख लेना गूगल पे, मेरे को एक्यूरेट मेरे को पता नहीं है, गणित मेरी वैसे कमजोर रही है, थोड़ा बहुत पता है मेरे को। तो या तो 1.3 है या 1.6 है। कितनी है? 1.85 होती है, हाँ जो भी होती है, मेरे को पता नहीं, मैं पहले बता दूं, फालतू में भी अंदर में मारूंगा, लग जाएगी कहीं पे। तो जल में अपन दूरी कैसे मापते हैं? नॉटिकल माइल में मापते हैं। अब देखो, आज हम देखेंगे भारत की प्रादेशिक समुद्री या क्षेत्रीय सागर सीमा। सागर सीमा, प्रादेशिक या क्षेत्रीय सागर सीमा। अभी आप कहां से मापोगे? अब ऐसा थोड़ी ना है, मान लो ये प्रायद्वीप, ये भारत है। प्रायद्वीप का मतलब होता है भूगोल में ऐसी भौतिक राशि जिसके 3 ओर जल राशि हो। ये क्या है? यह है प्रायद्वीप भारत। प्रायद्वीप भारत मतलब गुजरात से लेकर और पश्चिम बंगाल तक का जो भाग है वो क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। प्रायद्वीप ऐसी भौतिक राशि होती है जिसके 3 ओर जल हो। भारत के 3 ओर जल है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है और इधर हिंद महासागर है। हिंद महासागर जो है, जिसे पहले कभी रत्नाकर सागर कहते थे, इस प्रायद्वीपीय आकृति के कारण हिंद महासागर 2 भागों में बंट गया। तो हिंद महासागर की 2 शाखाएं हैं। कौन सी? एक बंगाल की खाड़ी और एक अरब सागर। अब मेरे को अगर समुद्र की ओर जाना है तो मैं मेरी दूरी कहां से मापूंगा? मान लो मैं जयपुर से चला तो मैं दूरी जयपुर से थोड़ा ना मापूंगा कि मैं समुद्र में कितना चला। मैं कहां से मापूंगा? तट से। और ये क्या है? ये है तट। और किसी भी भौतिक राशि के तट एक समान होते हैं क्या? एक सीधी रेखा में है क्या? अगर हम देखें तो मान लो ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, समान थोड़ी ना। एक तो मैं यहां से चलूं, एक मैं यहां से चलूं, अंतर है। तो एक तो होता है तट, इसमें एक चीज चाहिए हमको, क्या? तट रेखा। तट रेखा ऐसा भौतिक भाग जो जल के संपर्क में है उसे हम क्या कहेंगे? तट। अब हम क्या करेंगे? हम एक काल्पनिक रेखा लेंगे। काल्पनिक रेखा कौन सी? जो इन तटीय क्षेत्रों को आपस में मिलाए, एकदम सीधी, बाहर निकले हुए अंदर ये जो है। तो हम एक ऐसी कॉमन रेखा बनाएंगे जिसके किसी भी बिंदु से अगर मैं चलूं इधर भी तो मैं एक बराबर नॉटिकल माइल्स माप सकूं। अगर मैं यहां से चलूं तो भी एक नॉटिकल माइल चलूं, यहां से चलूं तो भी एक नॉटिकल माइल चलूं, यहां से चलूं तो भी एक नॉटिकल माइल चलूं। कहने का मतलब वो दूरी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो अपन टेढ़े मेढ़े तटों को मिलाने के लिए एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं और उस काल्पनिक रेखा को कहा क्या जाता है? आधार रेखा। क्या कहते हैं? आधार रेखा। तो ये क्या है? दूसरा आधार रेखा। आधार रेखा। ये क्या है? तट रेखा। अब इसके बीच में ये पानी होगा, जल होगा ना। इस जल को मैं क्या कहूंगा? इस जल को कहा जाएगा आंतरिक जल। क्या कहेंगे इसको? आंतरिक जल। अब मुझे अगर समुद्र में कहीं भी जाना है तो मेरी दूरी कहां से नापी जाएगी? आधार रेखा से मापी जाएगी। तो आधार रेखा से, कहां से? आधार रेखा से। इस आधार रेखा से जब मैं समुद्र में 12 नॉटिकल माइल्स तक दूरी तय कर सकता हूं, आधार रेखा के किसी भी बिंदु से मैं 12 नॉटिकल माइल्स तक मेरा जो अधिकार क्षेत्र रखता हूं, उस अधिकार क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? प्रादेशिक समुद्र कहा जाएगा या क्षेत्रीय सागर कहा जाएगा। कहने का मतलब कि आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल्स तक की जो दूरी है सागर या महासागरों में,
उसमें उस देश की भूमि का, जिस देश की भूमि की आधार रेखा से वो दूरी तय की गई है, उस जल राशि में एकाधिकार होता है किसका? उस देश का। तो भारत समुद्र में कितनी दूरी तक एकाधिकार रखता है? 12 नॉटिकल माइल्स तक। कहां से? आधार रेखा से। उस आधार रेखा से इस प्रायद्वीपीय भाग के 12 नॉटिकल माइल्स तक की दूरी पे भारत का एकाधिकार है। भारत उसमें चुंगी प्राप्त कर सकता है, भारत उसमें कोई वैज्ञानिक अन्वेषण कर सकता है, भारत उसमें किसी को प्रवेश देने से मना कर सकता है। कहने का मतलब बाप की प्रॉपर्टी, आपके घर की ग्वाड़ी, आप किसी को प्रवेश दो या ना दो, यह आपका अधिकार है। क्यों? क्योंकि यह आपके क्षेत्राधिकार में आता है। तो पहला तो कि प्रादेशिक समुद्र क्या होता है या क्षेत्रीय सागर क्या होता है? तीन चीजें होती है इसमें, तट रेखा होती है, आधार रेखा होती है, आंतरिक जल होता है। तट ऐसा थलीय भाग जो समुद्र या सागर के संपर्क में हो, मिलने वाला स्थान तट होता है। आधार रेखा टेढ़े मेढ़े तटों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा आधार रेखा होती है। तट के और आधार रेखा के बीच में जो जल बसता है उस जल को कहते हैं आंतरिक जल। और जो आधार रेखा है, उस आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल्स तक की दूरी, 12 नॉटिकल माइल्स तक की दूरी किसी भी देश का क्या कहलाती है? किसी भी देश का प्रादेशिक समुद्र कहलाती है या क्षेत्रीय सागर कहलाती है। बना लो, उतार लो, मोटी मोटी चीजें। प्रश्न सीधा सा आता है, भारत के क्षेत्रीय या भारत के प्रादेशिक समुद्र की सीमा कितनी दूरी तक होती है? 12 नॉटिकल माइल्स। और यही एक प्रश्न है जो पूछा गया है। ये सारी फिल्म आपको इतनी बताइए ताकि आपके दिमाग में पिक्चर रहे कि ऐसा कुछ होता है। इस क्षेत्र में अधिकार क्या है? तो इसमें सिर्फ इतना सा याद रख लो, भारत का एकाधिकार होता है, भारत का पूर्ण एकाधिकार, पूर्ण एकाधिकार, एकाधिकार प्राप्त होता है। आपका जैसे अपने घर में एकाधिकार होता है ना, वैसे पूर्ण एकाधिकार। फिर होता है दूसरा, संलग्न या अविच्छिन्न क्षेत्र, संलग्न या अविच्छिन्न क्षेत्र। दूसरा होता है संलग्न या अविच्छिन्न क्षेत्र। आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल्स की दूरी, आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल्स की दूरी क्या कहलाती है? अविच्छिन्न क्षेत्र या संलग्न क्षेत्र कहलाती है। अविच्छिन्न क्षेत्र या संलग्न क्षेत्र कहलाती है। 12 का दुगुना कितना? 24। दोनों ही जगह मापी कहां से जा रही है अभी तक? आधार रेखा से। इसमें भारत का क्या क्या अधिकार है? इस क्षेत्र में भारत क्या कर सकता है? इस क्षेत्र में भारत का या किसी भी देश का, क्योंकि भारत पढ़ रहे हैं इसलिए भारत याद कर लेते हैं। ये जो क्षेत्र होता है आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल्स तक की जो दूरी होती है, उसमें भारत क्या कर सकता है? आर्थिक गतिविधियों का संचालन कर सकता है। आर्थिक गतिविधि संचालन। इतनी दूरी तक भारत टैक्स या चुंगी वसूल सकता है। समुद्र में टैक्स व चुंगी प्राप्ति का अधिकार। चुंगी होती है जब आप किसी क्षेत्र में प्रवेश करते हो तो सीमा शुल्क दिया जाता है। तो जो सीमा शुल्क आप देते हो किसी क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए, वो चुंगी है। जैसे जयपुर में है वैशाली के पास में चुंगी नाका, पुरानी चुंगी। तो पहले क्या करते थे, जयपुर मंडी में जब कोई सामान बेचने के लिए आता था तो वो क्या करता था? टैक्स जाके फिर अंदर प्रवेश करता था। तो चुंगी मतलब जब आप किसी क्षेत्र में घुस रहे हो तो आपको शुल्क दे रहे हो, फिर उसके बाद में व्यापारिक कार्य करने के लिए आप उस क्षेत्र में प्रवेश करते हो। फिर है साफ सफाई का अधिकार। कभी अगर महाराष्ट्र जाना हो, मुंबई जाना हो आपका, तो भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है बॉम्बे हाई। आप विजिट कर सकते हो, वहां पे आप जा सकते हो। बॉम्बे हाई जगह है जहां पे तेल का उत्खनन किया जाता है, क्रूड ऑयल निकाला जाता है, समुद्र में स्थित है वो। कितनी दूरी पर है वो? 24 नॉटिकल माइल्स की दूरी पे है। या कभी अगर आप जाओगे मुंबई तो आप जो आपका गेटवे ऑफ इंडिया है वहां से आप देखोगे तो जहाज वगैरह या वो डोकियां, बोट वगैरह खड़ी हैं। तो आप अजंता एलोरा देखने के लिए, या फिर एक वो शिव की एक आइलैंड है एलिफेंटा, जहां पे शिव की शैव संप्रदाय की गुफाएं हैं, वहां आप जाओगे तो आपको बड़े बड़े कंटेनर वाले जहाज जो हैं वो बहुत दूर ऐसे आपको लंगर डाले हुए दिखाई देंगे। आपको रास्ते के अंदर, तट से बहुत दूर है वो शिप खड़े हैं वहां पे, जिसके अंदर बड़े बड़े कंटेनर या फिर आपके जो ऑयल के या डीजल के जो शिप आते हैं वो खड़े रहते हैं वहां पे। वहीं पे आप देखोगे तो कुछ लोग जैसे मछलियां पकड़ रहे होंगे और कुछ उस समुद्र को साफ कर रहे होंगे, कचरा जो है वो निकाल रहे होंगे उसको बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से। तो ये दूरी कितनी है जो आधार रेखा आएगी, वहां पे आपको कैसे पता चलेगा कि ये आधार रेखा है? तो समुद्र में आप बड़े बड़े गुब्बारे टाइप से देखोगे जो आपको नीचे से ऐसे ऊपर यूं हवा में ऐसे मतलब सतह के ऊपर ऐसे तैरते हुए दिखाई देंगे, एक सीधी रेखा के अंदर दिखाई देंगे आपको। वो क्या होती है? वो आधार रेखा होती है जो काल्पनिक होती है। वहां से दूरी तय की जाती है। तो जब भी अपन किसी भी, भाई थली में कोई दिक्कत नहीं है, ये भी तेरी सीमा, ये मेरी सीमा खत्म हो गई, लेकिन तट क्या होंगे? टेढ़े मेढ़े होंगे, उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। और वहां पे अधिकार क्षेत्र जो है उसको बताने में भी थोड़ा सा क्या समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए पूरे विश्व के अंदर जो भी देश हैं जो तटों पर स्थित हैं या जिनके तट लगते हैं, उनके जलीय सीमा को 3 भागों में बांटा जाता है। एक है प्रादेशिक समुद्री या क्षेत्रीय सागर सीमा, दूसरा होता है संलग्न अविच्छिन्न क्षेत्र। एक है 12 नॉटिकल माइल्स तक, दूसरा है 24 नॉटिकल माइल्स तक। नोट लगा के लिखना इसमें, हाँ नोट लगा के लिखना। यह क्षेत्र, यह क्षेत्र
यह क्षेत्र भारत का राजस्व प्राप्ति क्षेत्र है। भारत का राजस्व प्राप्ति क्षेत्र है। राजस्व प्राप्ति क्षेत्र है। इसे वित्तीय अधिकार प्राप्त क्षेत्र भी कहते हैं। इसे वित्तीय अधिकार प्राप्त क्षेत्र भी कहते हैं। वित्तीय अधिकार प्राप्त क्षेत्र भी कहते हैं। तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र यह क्या होगा? यह आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर, आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल और 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी, 3 इकाइयां होंगी। प्रादेशिक समुद्र होगा या क्षेत्रीय सागर होगा, संलग्न या अविच्छिन्न क्षेत्र होगा या अनन्य आर्थिक क्षेत्र होगा, जिसे ईईजेड कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? ईईजेड। यहां पे भारत का अधिकार क्या है? इस क्षेत्र में अगर भारत का अधिकार देखें तो पहला, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, संसाधनों का दोहन। दूसरा, वैज्ञानिक अनुसंधान। और तीसरा, नए द्वीपों का सृजन। इतनी दूरी तक भारत क्या कर सकता है? उस क्षेत्र में, समुद्री भाग में जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन कर सकता है, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है। तो ये जितनी भी आपकी सबमरीन होती हैं या आपके जो ये जहाज होते हैं या आपके मिसाइलें जो होती हैं, उनका जो परीक्षण किया जाता है वो कहां किया जाता है? वो इतनी दूरी तक ही किया जाता है। तो आप कई बार होता है ना, जैसे आपने ब्रह्मोस मिसाइल को आपने जहाज से दागा, तो वो कहां दागोगे? ऐसे जहां जान माल की हानि नहीं हो। वो दूरी कितनी है? तो वो दूरी आपकी है। फिर आपके होते हैं युद्धाभ्यास, जैसे आप कभी जापान की सेना के साथ कर रहे हो, कभी ईरान की सेना के साथ कर रहे हो, कभी इजराइल की सेना के साथ कर रहे हो, कभी चाइना के साथ कर रहे हो, युद्धाभ्यास करते हो ना, नौसैनिक युद्धाभ्यास होते हैं। कितनी दूरी तक होंगे? इस दूरी तक होंगे। फिर इस 200 नॉटिकल माइल्स के बाद में जो सागर या जो जलराशि है वो खुला महासागर है, उन पे सब देशों का बराबर अधिकार है। उसके अंदर अगर कोई जहाज एक दूसरे को, दुश्मन देश का जहाज भी एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो आप वहां पे घोषणा नहीं कर सकते कि तू नहीं जाएगा इधर से, या आप उसके अड़ाअड़ी नहीं कर सकते। होता ना, कट मार दो, मत मारना, फिर युद्ध छिड़ेगा। इतनी दूरी तक आप कट भी मार सकते हो, गाड़ी भी आड़े लगा सकते हो, चाबी भी काट सकते हो उसकी, क्योंकि ये आपके अधिकार क्षेत्र का है। इसमें तो आप उसको डबो भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं पूछेगा आपसे। यहां पे भी आप डबो दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नहीं पूछेगा। वहां पे थोड़ी पूछताछ हो सकती है कि गलती से कई बार क्रॉस हो जाता है। अब जैसे श्रीलंका है, तो श्रीलंका आपके इस दूरी में आता है, इसलिए आपके मैप के अंदर श्रीलंका को दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंदर शामिल है। अगर आप चलोगे तमिलनाडु से, तो 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी जो तय करोगे उसमें श्रीलंका क्रॉस होगा आपसे, आप कवर करोगे श्रीलंका को, इसलिए वो आपके मैप में आपके साथ दिखाया जाता है, क्योंकि वो आपके समुद्री सीमा के अंदर स्थित है। ये कारण है श्रीलंका को साथ दिखाने का। बाकी ऐसा कुछ नहीं, रावण से आपको ज्यादा प्रेम था इसलिए आप उसको साथ लेकर चल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। कारण यही है, ज्योग्राफिकल कारण है, बाकी और कोई कारण नहीं है। वैसे मत करना कि बुराई का प्रतीक हम साथ लेकर चलते हैं कि हम हर बार जब दशहरा मनाएंगे तो लोगों को बताएंगे लंका यही है, लंका यही है। भाई लंका को बड़ा सोने की लंका थी, कुछ तो मिलता, भूख पड़ी वहां तो सोना पिघल के कहीं तो गया होगा। ठीक है, ये है आपके क्षेत्र। अब हमें देखना है कि भारत जो है किन किन क्षेत्रों के साथ अपनी जलीय सीमा बनाता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, पड़ोसी को लेते हैं, जिसे अपना धार्मिक योगदान, आप ये कह सकते हो सांस्कृतिक योगदान, कई प्रकार का योगदान जो है साझा हुआ है, भारत और श्रीलंका। राजधानी क्या है श्रीलंका की? बहुत बढ़िया। कौन कौन है वो जोशीले नौजवान? है वही है, असली राजधानी वही है, श्री जयवर्धनेपुरम वही है। लेकिन कोलंबो का प्रशासनिक महत्व हो गया, इसलिए हम अब कोलंबो पढ़ते हैं। कई जगह आता है पुरानी राजधानी वो है, नई राजधानी है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासनिक महत्व होने के कारण उसकी महत्वता बढ़ गई, बस और कोई कारण नहीं है। तो श्रीलंका के साथ ये प्रायद्वीपीय भारत, और यहां पे ये आपका क्या है? श्रीलंका। श्रीलंका आंख के आंसू के समान इसकी आकृति है। हिंद महासागर का इसे मोती कहा जाता है। ये जो तमिलनाडु है, इस तमिलनाडु के जो तमिलियंस हैं, वो तमिलियंस कभी प्रवासी तमिलियन के तौर पे श्रीलंका के इस भाग में रहते थे जिसका नाम है जाफना। प्रभाकरण लिट्टे, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम, लिट्टे जो है जिसने राजीव गांधी की हत्या की थी, उसका केंद्र यही था। भारत ने शांति सेना भेजी, मुद्दे और बढ़ गए। चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। अभी श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। उसके जो भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री जो एक ही परिवार के थे, सब भग गए रातों रात। जनता रोडों पे आ गई, खाने के लिए दाने नहीं थे। तो भारत ने अनाज भेजा, आर्थिक सहयोग किया, बढ़िया उन्होंने अनाज चोपड़ा खाया बढ़िया। फिर उसके बाद में बोले भारत ने खराब अनाज भेजा था, अब दाब गए ना, दापा आदमी यही बात करता है। ये हमारे इससे पर्सनल जो टर्म्स है वो ये है। फिर जैकलिन फर्नांडिस अपने यहाँ पे हीरोइन है, तो हमने उसको भी मौका दिया कि तुम भी आओ, है ना। हाँ श्रीलंका की है ये, वही ना, लैला मलैला कैसी मलैला। हाँ। भारत और श्रीलंका के बीच में ये जो जल है या जो जल राशि है, इसको कहा जाता है पाक जल डमरू। पाक जल डमरू
या पाक जल संधि, जल संधि। हाँ वो एक ही है, यहां पाक का मतलब पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात तो ध्यान रखना। पाक जल डमरू या पाक जल संधि किसके बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में। इसी में यहां पे आपने देखा होगा एक धार्मिक महत्वता जो है इसकी क्षेत्र की, कि यहां पे पाया जाता है आदम ब्रिज, जिसको हम कहते हैं राम सेतु, राम सेतु, या जिसको कहा जाता है आदम ब्रिज। धार्मिक महत्व तो यह है कि जब रामचंद्र जी की धर्मपत्नी को, सीता जी को रावण उठा के ले गया था, तो जब सेना को पार करना था इधर, तो जो पत्थर वगैरह जो डाले गए थे राम नाम लिख के, वो अब जलमग्न हो गए, तो वही जो समय बनाया गया था वो राम सेतु जो है वो आज भी उपस्थित है। और हमारा एक कह सकते हैं कि रामचंद्र जी को पुल को पार करके यहाँ पहुंचे थे, धर्मपत्नी को वहां से लाए थे, युद्ध लड़के राक्षसों का संहार किया, वो आदम ब्रिज है। लेकिन भौगोलिक तौर पर ये कोरल रीफ है, मूंगा चट्टानी क्षेत्र है, जो पॉलिप होते हैं चूने के साथ में, जिनको समुद्र का बगीचा कहा जाता है, जहां पे ताजे पानी की मछलियों के लिए प्लैंकेट्स, खाद्यान्न जो है वो उपलब्ध होता है, ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। ऐसा आप ये कह सकते हो कि सागरीय एक जैव मंडल या पर्यावरण का एक घटक समुद्र के अंदर, ऐसा ये क्षेत्र जो है यहां पे पाया जाता है। इसी राम सेतु आदम ब्रिज पे है पंबन द्वीप, पंबन द्वीप, और इसी पंबन द्वीप पे एक स्थान है रामेश्वरम, और उसी रामेश्वरम के धनुषकोंडी नामक स्थान पे एपीजे अब्दुल कलाम का हुआ था जन्म। अब ये जो राम सेतु है, ये राम सेतु दो प्रकार की खाड़ियों को जन्म देता है। ये जो खाड़ी है उत्तर पूर्व वाली, इसको कहा जाता है पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी, और ये दक्षिण वाली जो खाड़ी है इसको कहा जाता है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल इकाइयां हैं, महासागरीय इकाइयां हैं, उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? तो उनमें एक तो ये इंपॉर्टेंट है, एक आपका ये है, ये आपकी दो खाड़ियां स्थित हैं यहां पे, बाकी आपका श्रीलंका है और ये मुख्य भूमि। तो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि पाई जाती है? तो पाक जल डमरू या पाक जल संधि जो है वो पाई जाती है। अब डमरू क्यों कहते हैं? तो आप देखोगे तो एक ऐसे इधर इधर और बीच में डमरू टाइप की आकृति बनती है, इसलिए इसको डमरू कहा जाता है। एक होता है स्थल मध्य डमरू, एक होता है जल मध्य डमरू, ये दो प्रकार के डमरू होते हैं। जब अपन वर्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे डमरू बजाएंगे तब, अभी तो खाली इतना सा याद रखो। इसको थोड़ा सा एक और बताता हूं मैं। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य क्या स्थित है? तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य क्या बताऊं मैं कैसे हो? चलो उतार लिया ये वाला, उतारो। उतार लिया। अब देखो कुछ और चैनल है, जैसे एक आता है 8 डिग्री चैनल। ये 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। यहां चैनल का मतलब है अक्षांश। अपन जब पढ़ते हैं कि भारत 6 डिग्री 4 मिनट, मतलब अक्षांश रेखा कैसी है? ऐसी, और भारत की भूमि शुरू होती है 8 डिग्री 4 मिनट से, मतलब ऐसे पूरे वृत्त बनेंगे। एक 8 डिग्री पे जो, ये जो 8 डिग्री पे अक्षांश है, 8 डिग्री अक्षांश, जब ये जल मार्ग से गुजर रहा है तो जल मार्ग में हम इसको क्या कह रहे हैं? चैनल कह रहे हैं। तो ये जो 8 डिग्री चैनल या 8 डिग्री का जो अक्षांश है, ये किन दो क्षेत्रों के मध्य है? तो ये है भारत के मिनिकॉय, मिनिकॉय द्वीप है लक्षद्वीप के पास में, मिनिकॉय, और एक देश है मालदीव, मालदीव के मध्य, मालदीव के मध्य 8 डिग्री, यहां पे मिनिकॉय, ये मिनिकॉय है ऐसे, और इसके नीचे की तरफ यहां पे कौन सा है? मालदीव, इस प्रकार। तो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य जो जल राशि उपस्थित है, जो इनको जोड़ने का प्रयास करती है, वो कौन सा है? 8 डिग्री अक्षांश, या जिसे कहा जाता है 8 डिग्री चैनल। सेम ऐसा ही एक और है 9 डिग्री चैनल, या जिसको हम कहते हैं 9 डिग्री अक्षांश। अब ये 9 डिग्री जो अक्षांश है, ये किस किस को जोड़ेगा? ये जोड़ेगा लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य, मिनिकॉय के मध्य, मतलब और ऊपर ये वाला 9 डिग्री, ये मिनिकॉय, इसके ऊपर कौन सा जाएगा? ये क्या जाएगा? लक्षद्वीप, ये इसको जोड़ेगा। फिर है 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री अक्षांश। ये किस किस को जोड़ता है? ये जोड़ता है अंडमान और निकोबार को।
वो किधर पड़ गया? बंगाल की खाड़ी की साइड। अंडमान और निकोबार जो है वो खुद द्वीप समूह है। भारत के अगर हम टोटल देखें ना तो भारत के पास में लगभग 1200 के आसपास द्वीप हैं, लेकिन बहुत सारे जलमग्न हो गए, आज अस्तित्व में नहीं है। जैसे इंदिरा पॉइंट है, वो भी जलमग्न हो गया 2004 की सुनामी में, लेकिन अब उसका भौगोलिक महत्व था, ऐतिहासिक महत्व था, इसलिए आज भी हम उस पॉइंट को याद रखते हैं, बाकी वो दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे बहुत सारे द्वीप जो है वो क्या हो गए? जलमग्न हो गए। तो जब अपन द्वीप समूह पढ़ेंगे तब अपन देखेंगे लक्षद्वीप के पास में लगभग 32 द्वीप बचे, उधर 204 द्वीप जो है अंडमान निकोबार के पास में बचे। तो आज हमारे पास में लगभग उचित अवस्था में जो द्वीप बचे हैं वो लगभग 200-250 द्वीप बचे। उनमें से भी लगभग 40-50 द्वीप ऐसे हैं जहां पे जनसंख्या रहती है, बाकी निर्जन है, वहां कोई ना जाता है ना कोई आता है। तो इसमें लिखना 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल है, उतार लिया, उतार लो, 10 डिग्री भी लिख लो। ये किस किस के मध्य है? ये है अंडमान और निकोबार के मध्य, अंडमान और निकोबार के मध्य। लेकिन मान लो कि अगर एग्जामिनर के दिमाग फिरा हुआ हो, अब अंडमान के भी अलग अलग भाग है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लघु अंडमान, ऐसे निकोबार के भी अलग अलग भाग हैं, कार निकोबार, मध्य निकोबार, दक्षिणी निकोबार, ग्रेट निकोबार जिसको अपन कहते हैं। तो ये अंडमान जो है ये है छोटा अंडमान, और निकोबार जो है ये है कार निकोबार। एक्चुअल लोकेशन अगर पूछी जाती है तो छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य क्या है? 10 डिग्री चैनल है। फिर है ग्रैंड चैनल, ग्रैंड चैनल। ये कौन सा जोशीला पास गया? ग्रैंड निकोबार, ये जो है ये निकोबार को, निकोबार और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। और इंडोनेशिया के आसपास बहुत सारे द्वीप समूह हैं, जैसे बाली, जावा, सुमात्रा, ऐसे। तो इंडोनेशिया का एक द्वीप है जिसका नाम है सुमात्रा, सुमात्रा। तो निकोबार और इंडोनेशिया के द्वीप सुमात्रा के मध्य जो चैनल उसको क्या कहा जाता है? ग्रैंड चैनल कहा जाता है। और दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम बाहुल्य जनसंख्या किस देश में रहती है? इंडोनेशिया में रहती है। लेकिन इंडोनेशिया विश्व का एकमात्र ऐसी मुस्लिम कंट्री है जहां की मुद्रा पर सनातन धर्म के देवी देवताओं के चित्र अंकित हैं। गणेश, लक्ष्मी, शिव, गरुड़, नंदी, इनके चित्र अंकित हैं। राम को गाली देना मृत्युदंड की सजा है, गौ हत्या करना मृत्युदंड की सजा है, जबकि वो शुद्ध मुस्लिम राष्ट्र है, 98% पॉपुलेशन उसकी मुस्लिम है। अब अंदाजा लगा लो कतनी और करनी में, ठीक है? है? बता लिया। फिर है डंकन पास, डंकन पास, डंकन पास, डंकन पास। ये अंडमान के दो भागों को जोड़ता है। कौन कौन से? दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य क्या स्थित है? आपका डंकन पास, डंकन पास। फिर है आपका कोको पास, कोको पास। ये उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप। कौन सा द्वीप? कोको द्वीप। और ये कोको द्वीप जो है ये कौन से क्षेत्र में स्थित है? ये है म्यांमार में। कहां पे है? म्यांमार में, म्यांमार में। तो म्यांमार का कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान। फिर लास्ट है लक्षद्वीप सागर। ये लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य स्थित है, मालाबार तट के मध्य स्थित है, मध्य स्थित है।
हाँ, कर दे नहीं, मैप मैप कर। ठीक है, ये है आपकी दोनों प्रकार की सीमाएं। सीधा सीधा 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है, 9 डिग्री चैनल किसके बीच में है, दे दे, हाँ दे 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 दे। 9 डिग्री चैनल किसके बीच में है, 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है, ग्रैंड चैनल किसके बीच में है, डंकन पास किसके बीच में है, कोको पास किसके बीच में है और लक्षद्वीप सागर किसके पास में। इससे पहले खास तौर से श्रीलंका वाला याद रखना, ज्यादातर प्रश्न यहीं से आते हैं। अगर आता है कि भारत की मुख्य भूमि और श्रीलंका के बीच में कौन सी सीमा स्थित है या कौन सी जलराशि स्थित है, तो भारत की मुख्य भूमि और श्रीलंका के मध्य जो जलराशि स्थित है वो कौन सी है, पाक जलडमरू या पाक जल संधि। अगर ये पूछता है कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में कौन सी चीज स्थित है या कौन सी जलराशि स्थित है, तो वो है राम सेतु या आदम ब्रिज। राम सेतु आदम ब्रिज पे ही क्या स्थित है, पंबन द्वीप, और इसी पंबन द्वीप पे स्थित है आपका रामेश्वरम। रामेश्वरम, रामेश्वरम मतलब कि वो शिवलिंग या वो मंदिर जिसे रामचंद्र जी ने लंका जाने से पहले बनाया था समुद्र की मिट्टी से, जिसका उद्यापन किसने किया था, रावण ने। रावण पुरोहित था और रावण लेके आया था सीता जी को, क्योंकि यज्ञ वन में बैठो के जोड़े से बैठा जाता है। राम जी अकेले थे, करना चाहते थे, पुरोहित वो थे, जोड़ा किसका लाए राम जी, तो सीता जी को लेके आए थे। तो जो भी कथानक है उसके पीछे का वो जो जगह है वो ये है। और इसी रामेश्वरम में जगह है धनुषकोंडी। तो भारत के जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया या भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, उनका जो जन्म स्थान है वो भी कहां है, यहीं पे स्थित है। ठीक है, ये आपके खासतौर से ये जो दूरियां हैं, ये 3 जो क्षेत्र हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ये जरूर याद रखना। ये वाला। अब 1 मिनट रुको, मैं तुमको दिखा देता हूं। इसका क्या करूं, ऐसा आएगा, नहीं आएगा, दिखेगा नहीं। एक हल्का फुल्का थोड़ा बहुत दिख रहा है ना, छोड़ो, कल मैं कल करवा लूंगा।